Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. This is me Abu Bakr Dilawar. I welcome you all to our this special LinkedIn Live today with our very own founder. So as you always know that we organize these LinkedIn Lives with our founders, with agri-tech experts, so that our audience can learn a lot from their journey, can learn a lot from what they are doing, and basically it could help you out in building your next agri-tech venture. So today we have our very own founders, the founders of Sobi Agro, Ansha and Usman Shahid. How are you guys? I'm good, Abu Bakr. How are you? I'm perfectly fine. I'm perfectly fine. I'm very excited to host you guys today. So जब से हमने ये LinkedIn Live plan किया है, तो I was basically searching you guys a lot and Sophie Agro as well. And you always says that basically Pakistan's modernization of agriculture isn't about like upgrading the machinery. So I wanted to ask you what it is really about that. See, Abu Bakr, what we have learned over our experience is modernization सिर्फ ट्रैक्टर्स या machines का नाम नहीं है. Real transformation तब आती है जब farmers को better access मिले. And in our case, हम लोग एक conventional काम को modernize करने जा रहे थे. We have faced a lot of troubles, a lot of hardships, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी problem आती है वो farmer की adoption की आती है. People who are working throughout their years, जो अपने बाप दादा के ज़माने से काम करते आ रहे हैं, उनको एक छोटी सारी मशीन पे एक नई टेक्नोलॉजी पे कन्विंस करना वाज द रियल चैलेंज. हमने इस चीज़ को ब्रेक किया. हमने इस चीज़ को एनालाइज किया कि यार हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमने फार्मर को यूजेबिलिटी बेचनी है, उसको प्रोडक्टिविटी बेचनी है. हमने उसके लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट की, हमने उसके लिए फार्मर्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट की. एंड ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड 5 साल हमने सिर्फ इस चीज़ को कहने के एज अवेयरनेस लेके चले कि यार यू नीड द स्मॉल एंड लेटेस्ट मैकेनाइजेशन टूल्स ताकि आप अपने काम को आसान कर पाएँ. सो द प्रॉब्लम हेयर इन पंजाब इज द लैंड साइज इज गेटिंग श्रिंकर. आपको कम रिसोर्सेज के अंदर उसको मैनेज करना है. सो इफ अ फार्मर हु हैज़ अ लैंड ऑफ 1 acre टिल 5 acres, वो बड़ी मशीनरी अगर अडॉप्ट करना भी चाहे वो नहीं कर सकता. सो व्हाट वी डिड कि हमने उसको ब्रेक किया, हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट किया, R&D किया, टेस्ट किया, एंड देन हमने फार्मर को उसके ऊपर एक्सेस दी. Furthermore, I would like Osama Shahid to give his input क्योंकि he has a better experience. उनका ज़्यादा सालों का experience है मेरे से, and I have learned everything from him. So better to hear his story as well. थैंक यू वेरी मच अंस एंड अबू बकर. बिल्कुल जिस तरह अंस ने कहा है, मैं जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि सिर्फ जो टूल्स हैं वो तो रेडीली पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सेस टू टूल्स जो अनलॉक होती है वो उसके अराउंड नॉलेज से होती है. कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक गोडी करने वाली मशीन ख़रीदनी है तो ख़रीदना इज़ नॉट एन इशू. उसको चलाते रहना, उसके अराउंड इकोसिस्टम बिल्ड करना, उसको हैंड ओवर करना टू द फार्मर ताकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके. उसके लिए हमने 3S मॉडल जिसके ऊपर तकरीबन सारी मशीनरी सेलर्स चलते हैं, सेल सर्विस एंड सपोर्ट, उसके अंदर ऑन फील्ड ट्रेनिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस का और प्री परचेज ट्रेनिंग्स का एक मॉड्यूल एडअप किया, जिसने जो फार्मर्स के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उनको ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प की. Okay, perfect. So now I wanted to ask you, as you guys in Sobi Agro always says that we need to design specific things for Pakistan, right? But here I have the question, like I think soil is same everywhere and the same crops are growing everywhere. So why specific Pakistan needs specific machines specifically designed for it? आई वुड लाइक टू टेक अप. देखिए, रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मशीन्स बनती हैं वो किसी ना किसी एक SOP को फॉलो करना पड़ता है उनको चलाने के लिए. लाइक जैसे आपने जनरेटर, बाइक, कार, कोई भी चीज़ रखी है तो उसके सर्विस का एक टाइम है, उसका मोबाइल ऑयल चेंज होना होता है, उसकी इंजन सर्विस एंड पार्ट सर्विस होती हैं. अनफॉर्चुनेटली जो मशीनरी बिजनेस है मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़े ही एक वर्कशॉप मैनर के अंदर और अनस्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चलता है. तो यहाँ पे जो हमारा फार्मर है, चाहे आप उसको चीज़ दे दो, सक्सेस ये है कि आप
वो मशीन, वो स्पेसिफिक टूल उसके पास ज़्यादा अरसे तक चलता रहे, ये सक्सेस है, तभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि फार्मर्स बड़े रिस्क अवर्स होते हैं। सो इसको आंसर ये मैं दे सकता हूँ कि जैसे उनको एक मैं टूल दे देता हूँ और उसकी सर्विस का तरीक़ेकार ही नहीं बताता, तो हर चीज़ को यहाँ पे हमें सस्टेनेबली चलाने के लिए उसको लोकल इकोसिस्टम की लैंग्वेज के अंदर इंगेज करना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल एक जो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या सर्विस चैनल है, उसको सेटअप करने का या सेल्स चैनल को सेटअप करने का हमारी एक लोकेशन की एक कॉस्ट होती है, तो ऑब्वियसली वो हर लोकेशन के अंदर वायबल नहीं है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कि किन लोगों को, कौन सी वर्कफोर्स को आप यहाँ पे इंगेज कर सकते हैं जो कि मशीनरी की सेल के बाद सर्विस प्रोवाइड करते रहे। और मेरे ख्याल से अंश इसके ऊपर बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सी एक मशीनरी की होती है ना, एक लाइफ टाइम होता है, उस वैसा कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल बाय टूल और उनका ये ख्याल होता है कि ये साल बस अब हमारे पास चलते रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनली जब आप देखें तो कोई भी मशीन है उसके नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स के बाद उसको जंग कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस वजह से कोई भी इंटरनेशनली प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो हमें उसके लोकल टर्म्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा R&D करनी पड़ती है, उसको मजबूत बनाना पड़ता है, उसको रफ एंड टफ बनाना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट वी मेंट टू से एक्चुअली। Okay, that's really nice. I think Pakistan need totally specific machines designed for them on their own as well. So now, आप लोग basically you interact with the farmers every day, and you have been seeing different problems in different regions of Pakistan. So I wanted to know you, what is the biggest challenge for Pakistani farmer in terms of adopting the technology? आई वुड से कि पाकिस्तानी फार्मर का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है ट्रस्ट। यहाँ पे लोग इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते अनटिल अनलेस वो किसी की टेक्नोलॉजी चलती ना देख लें, किसी के पास मशीन चलती ना देख लें। आप एक ऑफिस के अंदर बैठ के, आप अपनी वर्क स्पेस के अंदर बैठ के किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि यार ये आपका काम अच्छा करके देगी। सो व्हाट वी डू कि हम वो मशीन टेक्नोलॉजी उठा के लेके जाते हैं फार्मर के पास, उसको उसका रियल टाइम यूज़ के समझाते हैं, दिखाते हैं उसको प्रैक्टिकली, उसको चेक करते हैं, देन फार्मर जो उनसे कन्विंस होता है। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी रीज़न आती है, जो एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, वो है उसामा भाई ने बात की है कि एक सर्टन टाइम के बाद मशीन ने जाके आउटडेट हो जाना, उसने आउट परफॉर्म हो जाना है। तो यहाँ पे लोग उस चीज़ पे नहीं मानते। इधर आप किसी को लाइफ टाइम गारंटी, लाइफ टाइम वारंटी दे दें तो लोग चीज़ों को ले जाते हैं, जो कि इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो आफ्टर सेल्स इज़ वन इशू कि छोटी सारी भी कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने यहाँ पे किसी को एम्पावर करने की कोशिश की है कि हम आपको ट्रेन करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। सो व्हाट पीपल डू, वो समझते हैं कि यार इनकी कोई मजबूरी है, अब इन्होंने हमारे पास आना ही आना है। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, एजुकेट नहीं होते। यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना इज़ द रियल प्रॉब्लम, द रियल की, जिसको हम क्रैक करते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, थ्रू प्रैक्टिकल वीडियोज़ एंड थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस। Okay, that's really nice, and I think firstly education is very important for, and awareness is very important for Pakistani farmers in terms of technology, right? But Exactly. I guess there is one of the bigger issue in Pakistan's agriculture is basically affordability. Most of the Exactly. farmers pay less money from growing crops, right? So I wanted to ask you that how you guys ensure that Fubi Agro machinery remains both affordable and advanced as well. आई वुड लाइक टू टेक अप। देखिए, हमें सिंस वी हैव रूट्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, थर्ड जनरेशनल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी यू कैन से, और जो मेरी फैमिली बिजनेस है वो भी यही था। तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि मशीन्स नहीं बिकते या प्रोडक्ट नहीं बिकते, यू सेल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और हम ROI सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका ROI 6 महीने से लेके 1 साल से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा 70% ऑफ द पोर्टफोलियो में आपके 6 महीने से 12 महीने के अंदर ROI आ जाता है। इन सम केसेस इवन 1 मंथ के अंदर भी आपका ROI आ जाता है, 3 मंथ्स के अंदर। तो जब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टेकअप करके उसके टोटल फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर
और उनकी एफिशिएंसी टर्म्स के अंदर उनको सोल्यूशन देते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, उनको कनेक्ट कराते हैं, फार्मर टू फार्मर लिंकेजेस बनाते हैं, तो लोगों के लिए चीज़ों को अडेप्ट करना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। वेयर एज कि आप किसी होलसेल मार्केट में चले जाओ या किसी ट्रेडिंग कंपनी के पास चले जाओ जो कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल्स करती है, उसके साथ किसी भी किस्म की सर्विसेज नहीं सेल करती, रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड और किसी की तरह की ट्रबल शूटिंग की इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं होती, तो फार्मर इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी नहीं कर पाता। लोग चीज़ें खुद से होती हैं और इसी वजह से टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत कम आया है एग्रीकल्चर के अंदर। I would like to Yeah. add up. Yes. सो वन एग्जांपल, जिस तरह आपने बात की कि हम फार्मर के लिए इसको अफोर्डेबल या स्केलेबल कैसे बनाते हैं। सो सबसे बड़ी बात जो एक की फैक्टर हमने सबसे पहले जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो R&D के अंदर करनी है, उसको रिसर्च के ऊपर करनी है। वी जस्ट ट्राई कि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके यहाँ पे लाई जाए जो कि फार्मर के पॉकेट पे भारी ना हो। द फर्स्ट रीज़न जो उसके अंदर सबसे पहले आती है, अगर हम कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाते हैं, देखें बाहर टेक्नोलॉजीज हर किस्म की एग्जिस्ट करती हैं, बट वो अगर आप उनको लोकलाइजेशन पे लेकर आए तो यहाँ पे फार्मर की एक्सेस से वो बहुत दूर होती हैं, उनकी प्राइस रेंज से बहुत दूर होती हैं। सो फर्स्ट थिंग वी डू इज़ कि हम वो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, वो चीज़ें रिसर्च करते हैं जो कि यहाँ पे आके फार्मर के लिए सूटेबल हों। सेकेंड थिंग इज़ आपको एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि पिछले साल रिसेंटली द लास्ट वीक हम लोग अपने एक फार्मर के पास गए थे, बैक इन 3 years ago, जी जी 3 साल पहले उसने हमारे से एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर है, जो कि आपके फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर से लेके लास्ट मंथ ऑफ द ईयर तक की सारी क्रॉप्स जो सी हैं वो उसको हार्वेस्ट करके देता है। तो वो बंदा ऑलरेडी जिसको आप कहते हैं कि मजदूरी करता था, सो ही सीज द अपॉर्चुनिटी कि उसके एरिया के अंदर कोई भी बंदा इस तरह का नहीं है जो कि लोगों की क्रॉप्स के ऊपर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसको अपॉर्चुनिटी तो नज़र आ रही थी, बट उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक ट्रैक्टर परचेज करता, उसके साथ इक्विपमेंट्स पूरे करता, जो कि 1 2 से 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। हमने उसको एक टेक्नोलॉजी जो सी है वो दी, इट वाज अराउंड 4 लाख रुपीज़, एंड उसने उस टेक्नोलॉजी से अपने एक ही सीज़न के अंदर उसने उसका ROI लिया, एंड द नेक्स्ट सीज़न वो अपने साथ एक बंदा लेकर आया, 2 लेकर आया, एंड फॉर नाउ ही हैज़ अ टीम ऑफ 15 मेंबर्स। वो 15 लोगों की उसके पास एक टीम है जो कि सारे उसके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, कोई बेटा है, एंड वो लोग सारे वो मशीनरी को अडॉप्ट करके उनसे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, स्केल किया उन्होंने, और वो अपने नियर बाय सारे एरियाज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक फार्मर को जब आप एम्पावर कर देते हो, जब आप उसको अफोर्डेबल सोल्यूशन देते हो, तो उसने ऑब्वियसली जब वो ग्रो करेगा तो उसके साथ उसके और भी लोगों को फायदा होगा इवेंचुअली। मशीन्स बेचने के साथ साथ हमारा जो इशू एक ये भी था जिसको हम एड्रेस कर रहे थे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर है या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, यंग हमारी वर्कफोर्स बैठी हुई है, उसको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। सो अगर हमारी एक्सपर्टीज़ थी, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज, उसके साथ साथ हमने एंटरप्रेन्योरशिप को अटैच किया है, जिसकी वजह से लोग इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं। 1 साल में वो चीज़ सीखते हैं, 2 सालों में टीम बनाते हैं, तीसरे साल के अंदर अपनी पे पर यूज़ की सर्विसेज लॉन्च कर देते हैं। और ये Yeah. सारी स्टोरी And हमने I इसको guess कवर this is a करके great point. आपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया हुआ है। That's really amazing, and I guess this is a very smart way to do things, that you basically make some individuals, like train them and make them that कि वो अपने specific area में they serve in their specific area and एग्जैक्टली। help other people out, right? But here I wanted to ask you another question, right? And I guess basically in NIC, in all of our LinkedIn lives and all of our podcasts, we've been discussing this topic a lot as well, right? So as you have seen, that climate has really changed these days, right? We have like hailstorms, we have excessive rainfall, we have shortage of rainfall, we have excess heat waves as well. So have you guys noticed like what's the solution of this and how we can save our crops from these climate disasters? देखें, इन दिस सिचुएशन वी कैन ओनली मिनिमाइज आवर लॉसेस। इन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा ऐसा इशू है, जब वो अफेक्ट करता है, जब फ्लड्स आते हैं, हेल स्टॉर्म आते हैं, आंधी तूफान बारिश आती है, तो वो पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट करती है। वी कैन मिनिमाइज ओवर रिस्क एंड लॉसेस, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली हम देख लें, दो पोस्ट कोविड 2021-22 से ऑनवर्ड्स हम लोग
कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टॉर्म से इफेक्ट होते हैं. दिस ईयर हैज़ बीन वेरी टफ फॉर द वीट. We have been posting this issue, we have been addressing on this issue on our social media platforms as well कि climate change की वजह से कितना ज़्यादा वीट की क्रॉप अफेक्ट हो रही है. आपकी सर्दी आ गई, फिर एकदम से जब फ्लावरिंग की स्टेज थी गर्मी आ गई, फिर एकदम से ठंड आ गई, तो जिस स्टेज के ऊपर आपकी गंदम को दाना वगैरह लगना था वो गुजर गई. और एवरेज जहाँ पे पिछले साल 40 42 45 मन तक लोगों की एवरेज थी, इस दफ़ा 28 30 32 मन तक एवरेज आई. हमारी अपनी क्रॉप तकरीबन 32 मन फी एकड़ के हिसाब से आई है. आपकी गंदम को फ्लोरिंग की स्टेज के ऊपर इफेक्ट हुई, फिर उसके बाद हवाएं चली, वो गिर गई, लॉसेस हुए, और फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है. इस सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ हैं और आपकी एफिशिएंसीज है. आपका जो टाइमली आपने अपनी सोइंग कर लेनी है, टाइमली हार्वेस्टिंग कर लेनी है, टाइमली पेस्टिसाइड्स कर लेने हैं, तो वही आपकी सेविंग है. टाइम इज़ मनी राइट नाउ. और अपने टाइमली ऑपरेशंस को आप ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज़ के बगैर नहीं कर सकते. आप स्प्रेइंग के लिए ड्रोन्स यूज़ करोगे तो इफेक्टिवली और जल्दी कर सकोगे. आप मोबिलिटी पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टफ है. हर जगह के ऊपर हार्वेस्टर नहीं जा सकती. टाइमली हार्वेस्टिंग के लिए अगर आप स्मॉल टूल्स, सेल्फ प्रॉपर टूल्स नहीं लेके आते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है. सो मूविंग फॉरवर्ड, द all the departments, startups should be on one page and एड्रेस करना होगा इस चीज़ को, क्योंकि क्लाइमेट से हर साल हर फसल अफेक्ट होती. सो दैट्स द ओनली वे that we should tackle it with like one unit and like a force. That's very true. That's very true. But here is also one other catch as well, that we often say that we need to do sustainable practice, we need to grow crops timely, or that we need to use modern technologies to increase the yield and all. But here is the real problem, that our small farmers does not have that much budget to even kickstart the things, right? So we know that basically if we use different modern technologies, then we get the better result, then we get the better yield, right? But most of the farmers even don't have the money to kickstart it. So have you guys found any solution to that as well? देखें, इसके अंदर ऐसे है कि फाइनेंशियल टर्म के अंदर अंस आपको उसके बारे में बता देते हैं कि जिस तरह कुछ फाइनेंसिंग क्या अवेलेबल होती है. सबसे पहले तो जो दुनिया के अंदर अभी टूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू फार्म साइज़ अवेलेबल है, और हम उनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ओवर मॉडल. अकेले हमारे तो करने से नहीं होगा. वी नीड अ लॉट ऑफ मोर एंटरप्रेन्योर्स लाइक माइंडेड जो कि इस डोमेन के अंदर काम करें और इस चीज़ को टेकअप करें. द सेकंड वन इज़ कि किसी भी जगह के ऊपर जब मैसिव चेंज आता है, रेवोल्यूशन आता है, वो कभी भी सरकार की सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकता. पास्ट में भी, अभी भी, और आने वाले वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, केपी की गवर्नमेंट के साथ, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो उनसे हैं वो बनाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, जो जो कि ऑब्वियसली हर बंदा अगर नहीं बाय कर पाएगा तो अच्छी टेक्नोलॉजीज पे पर यूज़ के ऊपर हर जगह पे अवेलेबल होंगे. इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो अलाइंड हैं, सरकार ने उनको भी एम्पावर किया हुआ है कि आप जो फाइनेंसिंग है इंटरेस्ट फ्री या फिर मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो फार्मर्स को फ्राहम करें. लेकिन जो सा स्मॉल फार्मर्स है, आई मस्ट रेज अ कंसर्न, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. उसके लिए छोटे लेवल के ऊपर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस नहीं अवेलेबल. और ऑब्वियसली अगर वो एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर किसी चीज़ को लेता है, फॉर एग्जांपल को फीड एंड फूड प्रोसेसिंग मशीन या हार्वेस्टिंग या डिलिंग मशीन, तो वो उससे पैसे अर्न करके पे बैक कर सकता है किसी बैंक को भी या फिर सरकार को भी. छोटे फार्मर जो कि ऑलमोस्ट कोई हमारा 80% है, उसके लिए स्टिल अभी भी सॉल्यूशंस बहुत कम अवेलेबल हैं, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस एज वेल एज गवर्नमेंट सब्सिडीज, और उनके लिए कोई बेहतर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मॉडल. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है.
Yes. And do you guys have any plan in basically solving this problem? This problem is very big in context of the size of people it is addressing. और ऑब्वियसली ये हमारे अकेले के करने से तो नहीं होगा। हम और क्या एक आधी बैंक से एमओयू साइन कर लेंगे और हमारे से उनको टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी। इसके ऊपर पॉलिसी लेवल चेंज लाने की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जब तक सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तमाम सूबों के अलाइन नहीं होंगे इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई चेंज आएगा। और स्मॉल फार्मर्स आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। Yeah, and I guess this is an alarming situation, and we need to address this problem as soon as possible. As like most of the small farmers are very encouraged in this circumstances, right? And that's why we Exactly. are seeing like, a lot of people are moving from villages to cities for better opportunities, and most of our farmland is converting into a real estate right now. बिल्कुल। Yeah. You get it very right. That's what we are trying to do individually. Like जो रूरल इकोनॉमी है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बताई जाए लोगों को। और वी एज अ कम्युनिटी ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 7 लाख फार्मर्स की हमारी कम्युनिटी है अक्रॉस सोशल मीडिया, जिससे हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेसेस जो कि आप एग्रीकल्चर के ज़राअत के अंदर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मशीनरी वो बताते हैं। और ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट स्मॉल फार्मर्स जो से हैं उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकें। हाँ, अगर वो कर लें तो वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। That's really amazing. So, in terms of Sovi Agro, can you tell us an interesting story or interesting milestone that you guys have achieved till now? Mm, You can we can tell you about our recent milestone. We just crossed over 4 lakh followers, 4 lakh following on Facebook, as well as 2 lakh followers on TikTok, as well as 100,000 on YouTube. So it is, I think, milestone of for us, like people are liking our content, as well as when we look at the sales funnel, the type of interest people are showing, and the growth of company right now. So it's all very good. And the most beautiful thing about our team of Sobi Agro, that is working really hard day and night, that like our marketing departments, our technology officers, our R&D managers, the manufacturing team, as well as the operations team. We as a bunch of 32 to 35 people are working tirelessly for this impact, because as I told you, we come from a family of agriculture manufacturing. uh, it's our third generation, and we are very concerned and aware about this problem, and we are trying to address it as a young and a smaller team. But if we get right people, like-minded people, we can, multiply this impact. And obviously, when you have some external support in terms of policy, in terms of financing, in terms of networking, the things get a little easier. I think so. That's I would like to perfect. add up the milestone, as Usama bhaiya said, कि we are growing day by day over our social media platforms. तो कुछ ना कुछ तो ठीक कर रहे हैं जो people हमें, जो लोग हमें क्या हमें endorse करते हैं, and over the time of period हमने एक अच्छी community build की है. And also another milestones over the year, we are growing on the tech side as well. क्योंकि हमने टोटली एग्रीकल्चर को कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस से उठ के मॉडर्न कर दिया है। सो एक सर्टन नीश है जो कि इस चीज़ को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर रही है, जिसके अंदर जो जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं
उनको टेक्नोलॉजी पसंद आती है, उनको ऑटोमेशन पसंद आती है, उनको टेक साइड पसंद आती है। सो हमने अपनी वेबसाइट को ग्रो किया ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जिसमें एनआईसी ने हमें हेल्प किया, कनेक्शंस मिले हमें, हमें मेंटोरशिप मिली। इट्स जस्ट नॉट जस्ट एन इंक्यूबेशन, इट्स कह लें कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अंडर वन रूफ सारे कनेक्शंस मिलते हैं। सो हम ऑटोमेशन को मज़ीद देखें, हम टोटली इस बिज़नेस को 100% ऑटोमेट कभी नहीं कर सकते। इसके अंदर लेबर फोर्स की ज़रूरत है, इसके अंदर टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहेगी, इसके अंदर हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी, इसके अंदर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस की ज़रूरत रहेगी। बट एक सर्टन एक सेगमेंट है जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, वो थ्रू हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी करते हैं, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी करते हैं। सो बेसिकली हमारा माइलस्टोन ये है कि हमने एक देसी काम को उठा के तो उसको एक कॉर्पोरेट टच भी दिया, उसको वो वाली एक रोड मैप दिया जिसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला इतने सालों के अंदर। That's really amazing, and you guys are doing such a great work. And as you were telling earlier that NIC helped you a lot in this, so I wanted to ask you again, as you are also an NICF startup as well. So how being an NICF startup helped you out in your journey? See, the basic thing is कि right now जिस तरह हम we are sitting on the live session, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे हम अपने concerns raise कर सकते हैं, जिस पे हम अपनी awareness को spread कर सकते हैं। You, the team, Eamon and everybody, they continuously keep in contact with me. कोई problem हो, कोई opportunity आ रही हो, तो they shed light over it कि you must avail it, you must do it. एक मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी होती है एक स्टार्टअप जर्नी के अंदर, एंड विद द राइट मोटिवेशन एंड द राइट पीपल यू गो 10x। सो आई वुड से कि NIC हैज़ स्पीड अप, और चैलेंजेस हमें जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें एक जगह मिल गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मेंटोर्स हमें मिले That's यहाँ पे अच्छे, हमें फाइनेंसिंग के ऊपर काफ़ी एजुकेट किया गया, हमें अपनी मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी एजुकेट किया गया। द थिंग्स वी वर डूइंग रॉन्ग हमें वो बताई गई, द थिंग्स वी वर डूइंग गुड उनको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मेंटरशिप। आई वुड सजेस्ट के द न्यू स्टार्टअप्स मस्ट 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 टेक द सपोर्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। I'm really glad that NIC have been good, have played a positive role in your such a tough journey. So, as you were telling, like encouraging young founders to apply to NIC, so I wanted to ask you, as you guys have been in this field from quite a long time, and you guys have also the legacy in this business as well. So, I wanted to ask you, what are the biggest opportunities right now available for new founders to solve? See, I would like to talk about my domain because मेरी एक्सपर्टीज इसमें ही है। पाकिस्तान का एग्रीटेक सेक्टर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनटैप्ड है, और इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर। हमारा एक इकॉनमी साइकिल इसके ऊपर चलती है एंड एवरीथिंग। फाउंडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मशीनरी ऑटोमेशन, स्मार्ट इरिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, एग्री फिनटेक, सप्लाई चेन सिस्टम और फार्मर एजुकेशन जैसे एरियाज़ में है। जो लोग भी इस पे ऊपर रिसर्च करते हैं, जो फाउंडर्स लोकल प्रॉब्लम्स को डीपली समझ कर प्रैक्टिकल सोल्यूशन बिल्ड करेंगे, उनके लिए मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है, तो उनको लाजमी इस एरिया में आना चाहिए। ये बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया है, और जितने हमारे पास यंग माइंड हैं, लाइक माइंडेड बंदे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर सारों की एनर्जी मैच करेगी इस डोमेन के अंदर, तो वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। Yeah, exactly. And also now I wanted to ask you the other question: if someone has decided that he wants to do an agri-tech startup, right? So what is the realities he should keep in his mind before entering into this domain? सबसे पहले तो देखिए, जिसको पैशन है इस चीज़ का वो इसको समझेगा। एंड वी यू नो लाइक कि हमने अपने बड़ों में भी ये चीज़ देखी, एंड हम इस चीज़ को समझते थे, इन प्रॉब्लम्स को समझते थे। हमारे पास एक सर्टन पीस ऑफ लैंड अपना भी है जिस पे हम अपनी फार्मिंग करते थे, उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते थे। तो जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो, जब उसको खुद प्रैक्टिकली फेस करते हो, उसको पैशन के साथ लेके चलते हो, तो आपको सोल्यूशंस उस पर मिलते रहते हैं। Yeah.
Exactly. Thank you so much, guys, for coming to this LinkedIn Live today. And honestly, I learned a lot from this LinkedIn Live today, and I hope our audience has learned a lot. So, and then we have some questions in the chat box that people want to ask you, and I'll read their line wise, and then you can answer. So, one of our first question is, how we can reduce the cost of machinery in Pakistan? So, the cost of machinery can be reduced in Pakistan. For example, if you are talking about an imported machine, then it can be localized in certain slabs. Like in the first phase, you can, no, you can get your प्रोडक्ट्स इन नॉकडाउन स्टेज आप उनको ब्रेक डाउन करके उनके जो ब्यूटीफुल या ब्यूटिफिकेशन पार्ट्स हैं उनको लैदा कर सकते हैं, उनके स्टैटिक पार्ट्स हैं जो उनसे फ्रेम वर्क है उसको लैदा कर सकते हैं और अपनी कोर पार्ट्स को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं, जैसे इंजन ब्लॉक हो गया या गियर बॉक्स हो गया, उससे आपकी तकरीबन 30% कॉस्ट कम हो जाती है। यू कैन बिकॉज यू कैन हैव मोर पीसेज इन लेस स्पेस और उसके अंदर वेट भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और आप बाकी पार्ट्स को लोकलाइज कर लेते हो पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टेन मटेरियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं बन सकती, जैसे ट्रांसमिशन एंड इंजन गियर पार्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बन सकती। फैब्रिकेशन है, रबर वर्क है हमारा, काफ़ी ज़्यादा जो से लाइट ड्यूटी गियर्स हैं या लो स्पीड बॉक्स गियर्स हैं वो पाकिस्तान में इजीली डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा स्टैंडर्ड मीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट देने के लिए उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो आपको अच्छे लाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर ना कंसिस्टेंसी नहीं है मटेरियल की, प्रॉब्लम ये है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो लोकलाइजेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप उसके साथ अच्छे कोर पार्ट्स जो उनसे अटैच करके मशीनरी की कॉस्ट 30 to 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। Perfect, perfect. So our next question is, how do small farmers afford the transition to modern practices? देखिए around the year there are different seasons according to geographies, like someone is in KPK उनका sowing and harvesting calendar different होएगा, crops different होएंगी, सिंध में different है, पंजाब में different है। So looking at your major chunk of crop और major chunk of revenue, for example अगर आपका एक populated एरिया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो टेकिंग दैट निश और उसके अंदर आप ग्रेजुअली उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कन्वेंशनल मशीन से आप मॉडर्न मशीन्स पे आ रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। जितनी भी कन्वेंशनल मशीन हैं, लोकल मशीन्स हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो एक तो साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और पावर बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक इंडिकेटर है जो कि फोर्स करता है और वो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली लोग अपनी पावर कॉस्ट को और इनपुट कॉस्ट को कम रखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं और उनको आरओआई समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोकल मशीन 2 लाख की है और उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 1 लाख रुपया पर मंथ है, तो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं 5 लाख वाली मशीन ले लूँगा जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट 25,000 रुपया पर मंथ है, तो मेरी एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद कॉस्ट जो सी है 75% तक कट हो जाएगी। सो पीपल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। अगर फॉर एग्जांपल आप मेजरली राइस लगा रहे हो तो आपने उसके अंदर अपनी लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ माय लेबर कॉस्ट फॉर 50 एकर्स ऑफ प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग इफ आई डू इट विद मैनुअल लेबर और कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर या मैनुअल लेबर के थ्रू करते हैं। अगर मैं प्लांटेशन को मशीन से कर लेता हूँ तो इसकी वन टाइम कॉस्ट क्या है। सो वाइबिलिटी जो से 25 से 50 एकड़ वाले के लिए जो सी है डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान रह जाती है। फर्स्ट सिर्फ हमेशा 5 एकड़ वाला बंदा जाता है, 3 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला जिसके पास इतना लैंड साइज है, तो उसको फिर जो सबसे ज़्यादा सूट करता है कि वो ट्रैक्टर की रिप्लेसमेंट ले है, जो कि सबसे पहली उसकी कॉस्ट है, सबसे मेजर कॉस्ट है लैंड प्रिपरेशन हर 3-4 महीने बाद।
तो उसके लिए स्मॉल ट्रैक्टर्स आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर 7 to 15 HP पेट्रोल एंड डीजल, जो कि आपके 2 3 4 5 एकड़ के काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं और ऑलमोस्ट उनके साथ हर टूल लग जाता है जो ट्रैक्टर के साथ लगता है। सो स्मॉल पावर के लिए डिफरेंट सोल्यूशन है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए डिफरेंट सोल्यूशन है, फीड एंड फूड प्रोसेसर के लिए डिफरेंट सोल्यूशन है। Perfect, perfect. So now, next question is, I think it's a very important question, and I also really wanted to know its answer. So, someone asked, can modernization of farming solve Pakistan's water crisis? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल करेगी। उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे के बारे में आपको आंसर बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो सी लैंड है हम उसको वाटर जो सा फ्लड करके देते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमारी जितनी भी लैंड्स है वो लेवल्ड नहीं है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को अंदर इंटीग्रेट करते हो एग्रीकल्चर के, अपने लैंड्स को लेवल करते हैं, तो ऑब्वियसली जो पानी की कंजम्पशन है कम रहेगी। और जब हमने पानी देना होता है अपनी क्रॉप्स को, तो हम हमेशा फ्लड करके देते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे। सो वी हैव अ टेक्नोलॉजी जिसको हम आर्टिफिशियल ड्रेन सिस्टम कहते हैं। इट सिंपली वर्क्स विद अ पंप जिसने एक इनपुट से पानी को लेना है एंड थ्रू द आउटपुट उसने आपके एक सर्टेन एरिया के ऊपर जिसके अंदर स्मॉल टू लार्ज स्केल वेरिएंट्स हैं, वो एक पानी को जिस तरह उसामा ने कहा कि वो उनको फ्लड करके नहीं देना चाहिए फसल क्रॉप्स, उनको एक मॉइस्ट या एक रेन सिस्टम की तरह पानी को जो सा है अगर आप दें, उससे आपका पानी कंट्रोल भी होता है। एंड उसके बाद जितनी आपको जिस एरिया के अंदर सिर्फ रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ उसके अंदर जब अपने पानी को यूज़ करेंगे, लिमिटेड रिसोर्स ऑलरेडी पानी स्कार्स है, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अगर सिर्फ एक आधा बंदा अडॉप्ट करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ इट बिकम्स अ रेगुलर प्रैक्टिस फॉर द फार्मर्स, तो ये एक ओवरऑल आपके जो है वाटर मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। Yeah, so true, so true. And last question is, how can mobile apps and digital platforms support farmers in rural areas? सी आई वुड से कि फार्मर जोन से हर बंदा फ़ोन तो उसके पास होता ही है टुडे। जो फार्मर की या किसी भी एक बंदे की फेवरेट एक्टिविटी है वो स्क्रॉलिंग है, वो टिकटॉक है, वो सब कुछ है। इवन जिसके पास कोई बटन्स वो टच वाला फ़ोन नहीं है, वो रेडियो सुन लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। तो एवरीबडी हैज़ द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। तो जिस तरह को वेदर अपडेट्स होती हैं, फार्मर को उसको सब्सक्राइब करना चाहिए लाजमी। मोबाइल ऐप्स के लिए कुछ सैटेलाइट इमेजरी होती है जो आपकी सारी सॉइल की फर्टिलिटी को बताती है, आपको बताती है कि किस एरिया में आपको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है, विच एरिया इज़ गुड टू गो। सो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फार्मर अडॉप्ट करेगा तो उसका वो जो एक तुक्के वाला कॉन्सेप्ट है वो निकल जाएगा, या उसको जो एग्जैक्ट आउटपुट है उसके सामने आ जाएगी कि अगर मैं इस एरिया में या इस साइज इस जगह पे अगर मैं कोई क्रॉप लगा रहा हूँ, वो अगर सही तरह ग्रो नहीं कर रही है या उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रीजंस क्या हैं। और जब आपके पास वेदर फोरकास्टिंग अच्छी होगी तो आप अपने क्रॉप साइकिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो और अपनी टेक्नोलॉजी को उस तरह अडॉप्ट कर सकते हो सारे टाइम पीरियड में। Yeah, exactly. Thank you so much, guys, for coming to this LinkedIn Live today. And it was such an amazing LinkedIn Live. And I hope our audience also has enjoyed. And thank you so much, guys, for listening to this LinkedIn Live. And I hope you got most of your answers about the modernization of the machinery of agriculture in Pakistan. And thank you so much. Stay tuned for next LinkedIn Live. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अल्लाह हाफिज़।